तो इस सफ़र की शुरुआत हुई थी कभी, ये जो किताब है, मैं बार बार तुम्हें ये बुक दिखाती हूँ, तुम सबको पता होना चाहिए ये है हमारा। जैसे ठीक है, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है वो धर्म के रूप में, लेकिन पूरे भारत के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। इसी को हम कहते हैं भारत का संविधान। इस किताब पर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे, और ठीक है, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता। आज से 25 साल बाद दुनिया, समाज, जहान में क्या होगा तुम और मैं थोड़ी ना जानते हैं, उन्हें भी नहीं पता था। बस वो चीज़ें ऐड करनी पड़ी, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर इतना बढ़िया सेट करके गए डॉक्टर अंबेडकर, या जिसमें बड़े बड़े सब लोगों, अब एक एक का नाम तो क्या ही ले पाएंगे, लेकिन इस किताब को इतना बेहतरीन उन लोगों ने लिखा कि इस किताब से आज तक हमारा देश बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। ज़रूरत पड़ने पर हमने इस किताब में टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस भी किए, और आप जानते हैं 100 से ज़्यादा बार हम इस किताब में ज़रूरत के अनुसार बदलाव कर चुके। जैसे हम कहते हैं भारत के संविधान का संशोधन, 106 संशोधन बेटा हो चुके। महिलाओं के आरक्षण की बात हुई थी ना लास्ट हमारे सामने, हाँ, लेकिन ये प्राउड की बात है कि वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान हमारे देश का है। अमेरिका का पहला लिखित संविधान है, लेकिन उसकी बुक हैंडी है। हमने दुनिया के बेहतरीन अपने 1940s के जो बेस्ट संविधान अवेलेबल थे उनको उठा के हमारे पूर्वजों ने उन सबको पढ़ा, समझा, एनालाइज किया, फिर उसका बेस्ट पार्ट उठा के अपनी इस किताब में लिखा। तो एक लंबी यात्रा इस भारत ने तय की, और आज़ादी के बाद जब हम अलग हुए थे, भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए, तो बहुत सारी दिक्कतें आई बेटा। जैसे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, ऐसे ज़िंदगी के अलावा देश में भी उतार चढ़ाव आता है। देश के कोई साल बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार देश को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो एक सफ़र देखते हैं कि 1950, जिस दिन ये किताब हमारी, ये भारत के संविधान को इंडिकेट करता है, 1950 से लेके अब हम 2025 का, चलो एक लंबी यात्रा, 75 साल, हमने क्या कुछ पाया, कुछ नुकसान भी रहा, बहुत कुछ खोया भी, तो उन सबको एक यात्रा के थ्रू तय करते हैं। ये हमारा संविधान। रेड कलर की बुक आपने देखा होगा, पिछले साल के इलेक्शन में राहुल गांधी एक हैंडी सी बुक लेके नहीं हर जगह जाते थे, तो यही कहते वो भारत का संविधान। ये हमारे लिए, जैसे रिलीजियस बुक्स एक तरफ रख दें, तो भारत को चलाने के लिए इकलौती ये किताब है जो सारे डिसीजंस लेती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, सीजेआई, तुम, मैं, हम सब के लिए ये बुक बहुत ज़रूरी है। हमें लगता होगा हम कहाँ हैं इसमें, हम हैं, मौलिक अधिकार तुम्हारे और मेरे ही हैं बेटा। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं, लेकिन फॉलो तो हम ही करेंगे ना। इसका मतलब इस किताब में हम आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ लिखा गया। तो इस 75 साल की जर्नी की अगर बात करें, तो बड़े बड़े इंसिडेंट हर साल को तो बेटा क्या ही पढ़ेंगे। इतिहास कभी भी हर दिन का नहीं लिखा जाता। इतिहास उन चीज़ों को लिखता है जिन्होंने देश में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज़ादी के बाद के भारत की जब जब कभी गिनती की जाएगी सन की, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट साल है। कारण, 2 सभाएं पहली बार बनी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये पिक्चर दिख रही है बेटा आपको, ये हमारे सारे वो जो पहली मिनिस्ट्री बनी थी ना, एक महिला तुम्हें याद है, राजकुमारी अमृत कौर नाम से थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू की गवर्नमेंट के टाइम पर। यहीं पर है बेटा वो। ये बहुत खासी विजिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन एक आइडिया देखो, उस टाइम के ये लोग हैं जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया। इसमें अच्छी बात क्या थी, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। आपको यहाँ अगर नज़र आता हो, देखो पगड़ी पहने हुए बैठे हैं। इसमें सब कल्चर के, कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोगों का आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यही इसकी खूबसूरती है। इसमें SC, ST, OBC, महिलाएं, सबको कहीं ना कहीं एक जगह मिली। और ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी संविधान सभा का उस टाइम का फोटो है। तो ये पहली लोकसभा, पहली राज्यसभा 1952 में बनी। लोकसभा बनने का कारण था, इलेक्शन हुआ 1951 में, हमारे देश में इलेक्शन हुआ, और बेहद बड़ी जनसंख्या जो कि उस टाइम पे निरक्षर थी, हम पढ़े लिखे थोड़ी ना थे बेटा, लिमिटेड लोग पढ़े लिखे थे, उन सब ने जाके इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपना वोट जो था वो डाला। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि भारत में उस जमाने में अनपढ़ लोग ज़्यादा थे।
अब अगर ये देखें, इसमें शर्म की बात नहीं भैया, 200 साल से जो किसी के गुलाम रहे होंगे वो बहुत पढ़े लिखे कैसे होंगे। एक टाइम पे हमारा गुरुकुल सिस्टम था, मैक्सिमम लोग पढ़ते थे, लेकिन फिर 200 साल हम उस गुलामी में जब रहे तो फिर लोग कहाँ से पढ़ते। तो उसके बाद इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि इंडिया ने इलेक्ट कर लिया। यहाँ तो अनपढ़ लोग हैं फिर भी इलेक्ट कर लिया, और बहुत तमीज़ तहजीब से इलेक्शन हुए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। किसी ऑपोजिशन पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है या कांग्रेस ने चीटिंग की। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। विदेशियों ने हमें कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम डेमोक्रेटिक नहीं हो, तुम्हारे देश में एक ही पार्टी का राज है, कांग्रेस का। तब हमने कहा कि बेशक कांग्रेस का राज है, लेकिन हमारे देश में ऑपोजिशन की पार्टीज चाहे छोटी ही सही, सबको वोट मिले हैं, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 12, किसी को 16। बात ये नहीं होती कि एक पार्टी बड़ी है, ठीक है बड़ी है, लेकिन ऑपोजिशन वाले खुद कह रहे थे कि भाई ये जो हमारा एक तरह से टेस्ट था उनका लोकसभा का, तो वो बोले कि चीटिंग बिल्कुल नहीं हुई, और जितनी हमें थी आस उससे ज़्यादा हमें सीटें मिली हैं। तो ये बेटा हमारी पहली जीत थी लोकतंत्र की, पहले इलेक्शन के बाद बनी हुई लोकसभा और राज्यसभा। 1956 में जब हमारे लड़ाई झगड़े थोड़ा, क्योंकि देश आज़ादी के बाद फिर वो डिस्प्यूट भाषा का और 10 तरह की बातों का, तब फिर एक आदमी 56 दिन तक भूखे रहकर एक्सपायर हो गए। हाँ, क्या नाम था उनका? पी रामुल्लू भी लिखते हैं ना। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस NCERT में उनका जिक्र किया गया है, इसलिए पेपर में आता है। उनकी मौत हुई बेटा 1952 में। जैसे ही इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन के बाद लोकसभा बनी, उसी साल में उन्होंने अपनी वो मांग रख दी भूख हड़ताल के द्वारा। दिसंबर में उनकी डेथ हो गई। 53 में 10 महीने बाद अक्टूबर में उनकी इच्छा के अनुसार पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल बनी हैदराबाद। फिर बेटा देखो, ये लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हें, मुझे, इस देश को राज्य बना के दे दिए। राज्य बने हो ना तो काम करना होता है आसान। बिना राज्य के बेटा कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं, कौन टैक्स लेगा, किसको मिलेगा, बड़ा मुश्किल होता है। इन लोगों के कारण ये भारत आज आराम से राज्यों के रूप में काम कर रहा है। तो आप सब जानते हैं 3 लोग चुने गए थे, एक फजल अली, एक पणिक्कर, एक कुंजरू। इन 3 लोगों ने मेहनत की, 2 साल इन्होंने पूरा भारत ट्रेवल किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और वहाँ असम से लेके इधर गुजरात, पूरा ट्रेवल करके 2 साल बाद दिसंबर 1955 में इन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी, और इन्होंने लिखा उसमें कि इंडिया में 14 राज्य बना दो और 6 यूटी बना दो। उस जमाने में जो राज्य बने थे उनमें आंध्र प्रदेश का भी जिक्र था, जो ऑलरेडी पहले से बन गया था 53 में। आंध्र प्रदेश बना, असम बना, बम्बई बना, बिहार बना, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, इसके बाद ये यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये बने थे बेटा। फिर ऐसे 6 यूटी बने। इनकी देन है ये भारत। इसी को बोलते हैं SR, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। SRC का ही एक नाम है फजल अली आयोग, और इनके बनने से पहले एक स्टेट हमने बना दिया था, क्योंकि वो एक मौत के कारण बनाया था 1953 में। तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश। उसके बाद कमीशन का बनना, कमीशन को SRC भी कह सकते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या इसी को फजल अली आयोग भी कहते हैं। ये 53 से 55 घूमे, इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की, तब 56 में जाके 14 स्टेट्स बने थे। ये देखो 1962, अब हम चीन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता सोच रहे थे है। नेहरू जी ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, और एक समझौता भी किया हम लोगों ने, पंचशील सिग्नेचर हुए हमारे और चाइना के। लेकिन चाइना और हमारे बीच में बहुत जल्दी बहुत बड़ा डिस्प्यूट एकदम से उभर गया, सीमा विवाद, और चाइना ने अचानक से हमारी नेफा की टेरिटरी, जिसको हम आज अरुणाचल कहते हैं, एक ज़माने में असम का पार्ट था, वहाँ अटैक कर दिया। आप इस पिक्चर में देख पाएंगे पंडित नेहरू खड़े हुए हैं, और देखो यहाँ नीचे ध्यान से देखो, ये हमारे सैनिक दिख रहे होंगे आपको, जवान दिख रहे हैं, ये बॉर्डर पे जाके बेटा मुआयना कर रहे हैं। ये देखो हमारे यहाँ भी ये जवान खड़े हैं आर्मी वगैरह के, तो ये इस तरह से जाके कि भाई कहाँ से किस तरीके से अटैक होगा तो हम क्या करेंगे। यानी देखो ऐसा मत सोचो कि लोग ऐश मारते थे, सबने मेहनत की है बेटा, ये देश ऐसे ही नहीं बना हुआ। पंडित नेहरू जब यहाँ गए तो सेफ्टी का ध्यान रखने के बावजूद भी तो गड़बड़ हो सकती है ना, ये भी तो एक रिस्क है कि आप उस एरिया का जाके मुआयना कर रहे हैं। 62 की लड़ाई भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था।
क्योंकि भारत जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, अचानक से इंटरनेशनल लेवल पे हमें थोड़ा सा एक होता है ना नेगेटिव सेंस में देखा जाना कि कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि इस युद्ध में कहीं भी बराबरी नहीं थी। देखो रियलिटी ये है कि बराबरी नहीं थी, चीन हावी था। हमारी फौज बहुत ताकतवर है, बहुत जिगरा है, लेकिन बेटा लड़ते टाइम हमें हथियार भी चाहिए होते हैं। ऐसे सिर्फ जाके सामने खड़े होने से लड़ाई नहीं होती ना। हम कहीं ना कहीं चूक गए थे और शायद हम वो एनालाइज नहीं कर पाए थे कि किस हिसाब से फौज आएगी, कितनी फौज आएगी। हम इस युद्ध में हारे और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां से हमें हटना पड़ा। और अपने इलाके छोड़ने का मतलब होता है तुमने एक तरह से दुश्मन को अपना एरिया सौंप दिया। तो बहुत नुकसान हमने खाया और उसी साल में हमारे कश्मीर का लेह लद्दाख का एक पोर्शन चाइना ने कब्जा लिया, आज तक वापस नहीं किया। वो हिस्सा उन्हीं के पास है, वहाँ कोई रहता नहीं है, कोई बसावट नहीं है। पर देखो अपना हिस्सा अपना ही होता है, चाहे वो बंजर हो ना हो, उसमें कुछ भी पैदा तो भी तो भारत का हिस्सा था। 62 के इस युद्ध ने कहीं ना कहीं नेहरू की इमेज को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। और नेहरू की इमेज इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा होता है ना, एक आदमी भाई एक तो उभरता हुआ देश एकदम से पीछे एक ब्रेक आ गया। नेहरू ने इस बात को बहुत ज़्यादा फील किया और लगातार बीमार रहने लगे। 64 में नेहरू की डेथ हो गई। 62 का ये युद्ध था। इस युद्ध के टाइम पे ना बेटा फ़ोन कॉल्स और ये सब नहीं थे इतने, तो 2 लेटर लिखे गए थे तुरंत में, एक अमेरिका को और एक ब्रिटेन को कि हमारी मदद कर दो। मदद के लिए वहाँ से सामान, फौज और ये सब हमने मांगा था। बाद में अमेरिका कहते हैं राजी भी हुआ था, लेकिन फिर उससे पहले ही चाइना जो था वो अपना फ्रंट छोड़ के वापस चला गया। जितना हिस्सा हमारा अरुणाचल प्रदेश या नेपा का था वो तो सारा क्लियर कर दिया उसने, लेकिन लेह लद्दाख पे वो कब्जा करके ऐसा बैठा कि आज तक बैठा हुआ है। वो हिस्सा उसने वापस नहीं किया। ये है वो 62 की लड़ाई। इसके बाद 65 में, ये साल बड़ा टफ था हमारे लिए। लगातार हमारे लड़ाई झगड़े, और एक लड़ाई झगड़ा होता है घर के अंदर, एक होता है भयानक देशों के बीच में। 62 से हम उभरे भी नहीं थे। 64 में नेहरू की डेथ हो गई। 65 में पाकिस्तान ने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की कि इंडिया अभी अभी हारा है, परेशान है, दुखी है, ये सही मौका है इस पर अटैक करने का। इसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आप इसमें एक टैंक देख पाएंगे बड़ा सा, और यहाँ देखो ये लोग, जैसे एक देश दूसरे देश से जब लड़ता है ना बेटा, बात हार और जीत की नहीं है। इसको ह्यूमन ग्राउंड पे देखो, उनके भी मरते हैं और हमारे भी मरते हैं। जिसके घर से बेटा गया, भाई गया, बाप गया, जैसे ठीक है देश जीत गया, अच्छी खुशी की बात है, लेकिन जिसके घर से जो लोग गए वो तो गए ना, जीत के बाद वो तो वापस नहीं आने। ये बड़ा नुकसान खाता है हर देश जब जब लड़ाइयाँ होती हैं। 1965 में ये हमारा खुलकर युद्ध था पाकिस्तान और हमारे बीच में। इस युद्ध में के टाइम पर हमारे देश को संभाल रहे थे शास्त्री जी, क्योंकि नेहरू तो एक्सपायर हो गए थे। शास्त्री जी कुछ चीज़ों में बड़े पक्के थे, जैसे जो कह दिया उस बात पे फिर अड़ जाते थे। इस टाइम पर भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी युद्ध में। नुकसान तो हमेशा होता है, लेकिन फिर भी होता है ना भाई, जीतेगा कौन। तो इंडिया सुप्रीम स्टेज पर था। इंडिया की जीत का नुकसान सीधी बात है पाकिस्तान को होना था। दोनों देशों के बीच एक समझौते की बात चली ताशकंद में, और ताशकंद समझौता हुआ। ये देखो शास्त्री जी इसी महीने में ताशकंद समझौता करने गए थे, लेकिन हम सब जानते हैं 3 जनवरी को गए थे और फिर 11 को वहां से खबर मिली कि शास्त्री जी एक्सपायर हो गए। आज तक ये रहस्यमयी मौत है। इसको तुम गूगल पे पढ़ के देखना, यूट्यूब पे कहानियां देख लेना, आजकल हर चीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक को ही पता हो। इनकी मौत का रहस्य आज तक भी उजागर नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी इंसान की मौत का असली कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है। इनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। इनकी डेड बॉडी आई और उसको बस वो जैसे लोगों के बीच में से, क्योंकि भाई बहुत बड़ी हस्ती थे, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनके शरीर को देख के कुछ लोगों ने बात की थी कि भाई ये तो रंग तो काला दिख रहा है, शास्त्री जी इतने काले तो नहीं थे। तो इनके चेहरे पर और हाथों के आगे, क्योंकि पूरा शरीर तो ढका होता है बेटा, मालाएं पड़ी होती हैं, सिर्फ चेहरा दिखेगा और ये हाथ दिखेंगे, तो कहते हैं इस पर चंदन का लेप लगा दिया गया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है अब कुछ कह नहीं सकते ना, उस टाइम पे इतने साधन नहीं थे, आज तो साधन है, तब साधन नहीं थे। लेकिन हमने इस देश का एक हीरा खो दिया। ये लगातार दूसरे पीएम का जाना था। पहले चले गए, युद्ध का कहीं ना कहीं झटका उनके लिए भी था, और दूसरे चले गए युद्ध का समझौता करने गए थे। ये भारत के लिए फिर से एक लगातार में नुकसान का साल थे ये। 62 में हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई, तब भी हम परेशान थे। फिर 62 के 64 में हमारे पहले पीएम की डेथ हो गई। फिर 65 में फिर लड़ाई। 66 के जनवरी में हमारे पीएम का विदेश में जाके पता नहीं हत्या या मौत, एग्जैक्टली नहीं पता, इनकी डेथ हो गई।
इनकी डेड बॉडी आई, उसके कुछ दिन बाद ही, आज ही के दिन, आज 24 तारीख है ना, देश के सबसे ब्रिलियंट दिमाग उस जमाने के, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, होमी जहांगीर भाभा, आज ही के दिन वो एक्सपायर हो गए। उनका भी देखने में तो लगता है कि प्लेन क्रैश था, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी प्लानिंग का ही पार्ट था, क्योंकि ये दोनों मिलके इंडिया को 1960s में न्यूक्लियर पावर बनाने वाले थे। और तब न्यूक्लियर पावर पे सिर्फ कुछ लोगों का हक था जो एटम बम, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठे थे, जिनमें अमेरिका, यूएसएसआर और इस तरह के ताकतवर देश थे। तो इंडिया जो कभी 200 साल गुलाम रहा हो, कल को वो बराबरी पर बैठ जाए उसकी जिसने 200 साल राज किया हो, तो ये बात पसंद नहीं आती ना बेटा। वो तो हमें नीचे उससे देखते होंगे कि ये तो कल के तो निकले हुए हैं। अब सोचो वहाँ उस कंडीशन में बराबरी पर आने के लिए दो लोग जद्दोजहद कर रहे थे, एक शास्त्री और एक होमी जहांगीर भाभा। अजीब बात है, दोनों की मौत हुई, दोनों विदेश में मरे, और दोनों के लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। उनका तो प्लेन क्रैश हो गया, वो हो गया या करवा दिया गया नहीं पता। शास्त्री जी की नेचुरल डेथ थी सच में, या ये कुछ ऐसा खिला दिया गया था, दूध के थ्रू पिला दिया गया था कि वो हार्ट अटैक की तरह हो गया। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं बेटा, बहुत कुछ होता है धरती पर। ये है हमारा हीरा जो हमने गवा दिया। डेट थी 11 जनवरी इसी महीने में।